आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 जेबी है। इसमें सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है। और आज के जो इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आज का है, हाइड्रोजन परमाणु के यानवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन परमाणु के जो यानवीं कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा वामर एवं पाषाण श्रेणी के रेखाओं हेतु संक्रमण दर्शाइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है एक एक लाइन को समझना है। अब यहाँ पर सबसे पहले उत्तर इसका क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु के जो ऊर्जा स्तर आरेख में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा विभिन्न कक्षा n होती हैं। जो विभिन्न कक्षा n का मतलब क्या है, लाइमन श्रेणी के लिए अलग होगा, बामा श्रेणी के अलग होगा, पाषाण श्रेणी के अलग होगा, ब्रैकेट फोल्ड श्रेणी 5 श्रेणियां होती हैं। उनमें सभी कक्षाओं में क्या होती हैं, n होती हैं। प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा कितना होता है, तो प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा याद रखिएगा -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये तो ऊर्जा के लिए बात बताया गया है। अब यहाँ पर जो है इसकी जो है आरेख खींचना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऊर्जा का आरेख कैसे होता है। तो आरेख को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो बना हुआ है यह पहला आरेख जो बना है ये लाइमन श्रेणी है। ऊर्जा आरेख क्या है, लाइमन श्रेणी का ऊर्जा आरेख जो उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में जब आता है तो इसको कहा जाता है लाइमन श्रेणी। ऊपर से सबसे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आया है, इसने इसको बोला गया लाइमन श्रेणी होता है। उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय वाला में जब आएगा, द्वितीय क्लास में आएगा, द्वितीय ऊर्जा स्तर में आएगा तो वह होता है वामर श्रेणी होता है। और तृतीय में जो आएगा उसको कहते हैं पाषाण श्रेणी होता है। और चतुर्थ में जो आएगा उसको कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी होता है। और पांचवा जो श्रेणी होता है वह फुंड श्रेणी होता है। तो टोटल 5 जो है श्रेणी होते हैं हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर में। तो पांचों श्रेणी का यह आरेख है। ऊर्जा स्तर आरेख को खांचने को कहा गया है। तो आरेख जो है खांच सकते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम में लाइएगा, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में और ये पंचम में। तो यह आरेख जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें पूछा गया है वामन श्रेणी का संक्रमण। तो वामन श्रेणी का संक्रमण अगर पूछा जाए तो वामन श्रेणी द्वितीय ऊर्जा स्तर में है। किसमें है, द्वितीय ऊर्जा स्तर में है। तो यहाँ पे लिखेंगे वामन श्रेणी का इलेक्ट्रॉन जो होता है n बराबर 2, दूसरी कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर कहाँ तक, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां अनंत से गिरते हुए ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। और यह दृश्य प्रकाश क्षेत्र से होती हैं। किस प्रकार से मिलती हैं, तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से वह मिलती हैं। तो वामन श्रेणी का संक्रमण जो होते हैं वह n बराबर दूसरे क्लास में जो है ऊर्जा स्तर आते हैं। और उच्च ऊर्जा स्तर मतलब कहाँ तक होते हैं, तो इन्फिनाइट से आकर के उसमें गिरते हैं। तो गिरते हुए ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं और दृश्य प्रकाश क्षेत्र से होती हैं। इसी प्रकार अगर हम पाषाण श्रेणी की बात करते हैं तो पाषाण श्रेणी जो होते हैं वो तीसरी ऊर्जा स्तर होते हैं। तो लिखेंगे पाषाण श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉन होता है n बराबर 3, तीसरी कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर। अब तीसरी ऊर्जा स्तर के बाद कौन आएगा, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक, इनफिनाइट तक गिरते हुए ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। और यह किस क्षेत्र से मिलते हैं, तो अवरक्त क्षेत्र में होती हैं। यह अवरक्त भाग से मिलती हैं और ये दृश्य प्रकाश भाग से मिलती हैं। वामन जो श्रेणी होते हैं याद रखिएगा n/2 वामन श्रेणी के लिए जो ऊर्जा स्तर होता है यहाँ देख सकते हैं n बराबर 2 होता है। पाषाण श्रेणी बराबर जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं n बराबर 3 होता है। यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर तो इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट से जो है तृतीय ऊर्जा स्तर में आते हैं और ये इन्फिनाइट से जो है द्वितीय ऊर्जा स्तर में आते हैं। तो यहाँ पर वही बात को बताया गया है कि वामन श्रेणी का संक्रमण द्वितीय ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जो है गिरते हुए जो है उत्सर्जित होते हैं और दृश्य प्रकाश क्षेत्र से होती हैं। तो समझ में आ गया होगा। इस उत्तर को जो है आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, अब अगला जो प्रश्न दिया गया है
पतले लेंस के लिए मेकर सूत्र याद रखिएगा, मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा वक्र पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं का लेंस के फोकस दूरी पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पतले लेंस के लिए मेकर सूत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे पहले लेंस मेकर का सूत्र क्या है। तो पहले लेंस मेकर का सूत्र लिखने के बाद से उसका निगमन भी करना है। तो लेंस मेकर का यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, और यहाँ लेंस मेकर का जब सूत्र का निगमन जब करेंगे तो सबसे पहले लेंस मेकर का सूत्र को बताना पड़ेगा कि लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र याद रखेंगे, 1/f बराबर होता है n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ये किनका सूत्र है, तो कहेंगे यह लेंस मेकर का जो है क्या है, सूत्र है। तो लेंस मेकर का सूत्र जो है आपको याद रखना है, 1/f बराबर क्या है, n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अब इस सूत्र का निगमन करके आपको दिखाया जाएगा कि ये सूत्र कहाँ से आया। ये सूत्र का व्युत्पन्न भी करना है, निगमन भी करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक चित्र बनाना पड़ेगा, और चित्र बना करके पहले माना लिखना पड़ेगा, और उसके बाद सूत्र का ये क्या करना पड़ेगा, निगमन करना पड़ेगा। तो अब समझते हैं। अब यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, अब चित्र के बारे में समझेंगे कि अब चित्र में हमको क्या क्या बातों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, और उत्तल लेंस का यह जो है प्रकाश की केंद्र है, और यहाँ पर वस्तु को रखा गया है। जब वस्तु को O पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, I' पर बनता है। याद रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, O पे रखेंगे तो प्रतिबिंब I' पे बनेगा। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, I' पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पे बनेगा। यह 2 बातों को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना लेंस से वस्तु O से दूरी U। देखिए वस्तु की दूरी क्या है, U। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा तब I', और I' से वस्तु की दूरी क्या है, V'। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, V है। तो इस बात को पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर वस्तु O पे रखा गया है तो प्रतिबिंब I' पे बनेगा। अगर वस्तु I' पे रखा गया है तो प्रतिबिंब I पर बनेगा। ये बात को बताया गया है। अब अगर यहाँ देखेंगे बीचों बीच का केंद्र है, तो इधर वाला को त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को R1 कहते हैं, और इधर वाले को वक्रता त्रिज्या को R2 कहते हैं। तो पहले एक बार AB पृष्ठ का हल करेंगे, एक बार CD पृष्ठ का हल करेंगे। 2 पृष्ठ इसमें दिया गया है। तो AB पृष्ठ के लिए पहले हल कर लिया जाएगा, उसके बाद से CD पृष्ठ के लिए हल किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले AB पृष्ठ के लिए, किस बात की पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, AB पृष्ठ। कहेंगे AB पृष्ठ पहले पृष्ठ जो है, पहले पृष्ठ जो है AB है, पहले पृष्ठ AB द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है I' पे बनेगा। प्रतिबिंब I' पर बनता है, I' पर बनता है। पहला जो पृष्ठ है AB, और AB द्वारा बात कर रहे हैं, AB द्वारा अगर वस्तु O पे रखा गया है, वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, I' पे बनेगा। तो अपवर्तनांक का यहाँ सूत्र लिखेंगे। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो अपवर्तनांक का सूत्र जो है आप सभी लोग जानते होंगे कि अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है। लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक का सूत्र, और अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है पहले यहाँ सूत्र नोट कर लेंगे, उसके बाद से निगमन करेंगे। तो यहाँ अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा, सूत्र क्या पढ़े हैं अपवर्तनांक का, n/v माइनस 1/u बराबर होता है n-1/r होता है। यह क्या है, तो यह जो बना है यह अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। किसका सूत्र है, अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। अब इस अपवर्तनांक के सूत्र के सहायता से
अब यहाँ पर जो है ए बी पृष्ठ के लिए जो है सूत्र बनाया जाएगा। तो ए बी पृष्ठ के लिए अगर सूत्र बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे यन है तो यन यहाँ पे उतर जाएगा, यन उतर जाएगा। और ये प्रतिबिंब की दूरी भी है, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जब वस्तु ओ पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई डैश पे बनेगा। और आई डैश की बीच की दूरी यहाँ से देखेंगे इस लेंस से यहाँ तक की दूरी क्या है, भी डैश है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भी डैश हो जाएगा -1/u। वस्तु की दूरी u है तो u ही रहेगा, u हो जाएगा बराबर हो गया n-1 हो जाएगा बटा ये। अब यह r है तो अब r नहीं रहेगा, क्योंकि ए बी पृष्ठ जब लिया जाएगा तो वक्रता त्रिज्या r1 लेंगे, और सी डी पृष्ठ जब लिया जाएगा तो वक्रता त्रिज्या r2 लेंगे। तो यह हो जाएगा r1 हो गया, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, यह सूत्र में इस मान को भरा गया है, यन अपवर्तनांक यन हो गया। ये भी का नाम क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो जब वस्तु ओ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, और प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगा, भी डैश बन जाएगा। तो भी डैश हो गया माइनस यू हो जाएगा, वस्तु की दूरी n-1/r1 हो जाएगा। यह बन गया समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पहले पृष्ठ जो है समाप्त हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे पृष्ठ। अब दूसरे पृष्ठ क्या हैं, तो दूसरे पृष्ठ सी डी है, तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरे पृष्ठ जो है उसका नाम क्या है, तो कहेंगे दूसरे पृष्ठ सी डी द्वारा, क्या लिखेंगे, दूसरे पृष्ठ सी डी द्वारा। अब सी डी द्वारा अब वस्तु कहाँ पे रखा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर वस्तु जो रखा गया है अब आई डैश पे रखा गया। पहले कहाँ पे रखा गया था, ओ पे रखा गया था, तो अब वस्तु आई डैश पे यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो है प्रतिबिंब आई पे बनेगा। तो दूसरे पे सी डी द्वारा वस्तु आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आई डैश का जो प्रतिबिंब होगा वह आई पर बनेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो जब आई पर बनता है तो अब यहाँ पर जो है अपवर्तनांक का पुनः सूत्र लिखेंगे। और अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है, तो अपवर्तनांक का सूत्र जो है आप लोगों को याद ही भी हो गया होगा कि अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, क्या सूत्र पढ़े हैं, ऊपर लिखा गया है कि अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है यन बटा क्या हो जाएगा, यन बटा भी -1/u बराबर n-1/r। ये तो फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला से अब सी डी के लिए मान भरेंगे। पहले ए बी के लिए भरे थे, अब किसके लिए भरेंगे, सी डी के लिए भरेंगे। ये तो सूत्र हो गया। और जब सूत्र हो गया तो यहाँ जब मान भरेंगे, अब दूसरा पृष्ठ हो गया, सी डी का मतलब हो गया अब जो है लेंस के जो है, अब आप लेंस के पहले इधर थे, अब लेंस के पीछे हो गए। जब लेंस के पीछे हो जाएंगे, लेंस के पीछे सी डी है, तो जो अपवर्तनांक जो होता है वह व्युत्क्रम हो जाता है। और ये देखिए वस्तु की दूरी क्या बनेगा, अब ये आई डैश पे वस्तु रखा गया है तो यह वस्तु की दूरी हो जाएगा, और यह प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पे रखा गया, आई डैश पे रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक यन है, अब यन अपवर्तनांक नहीं लिया जाएगा, अब अपवर्तनांक बदल गया और यन के जगह पर अपवर्तनांक 1/n हो जाएगा। क्या बनेगा, 1/n बटा भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी ही था, -1/u। यू के जगह पर क्या था, यू के जगह पर एक बार और देख लेते हैं। यू मतलब अब यह वस्तु की दूरी हो गया, पहले प्रतिबिंब की दूरी था, लेकिन जब वस्तु आई डैश पे रखा गया है तो यह वस्तु की दूरी हो जाएगा। तो जो यू का मान है अभी वह बन जाएगा भी डैश हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यन के जगह पर 1/n हो जाएगा, -1 और ये जो r है वो r2 हो जाएगा। ये सी डी के लिए वक्रता त्रिज्या r2 और ए बी के लिए वक्रता त्रिज्या r1 था। तो यह जो मान निकला हुआ है समझ में आ गया, 1/अपवर्तनांक काहे व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम कैसे हुआ है, क्योंकि वह लेंस के जब पीछे अब हो गया ना, तो लेंस के जब पीछे होगा तो अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो जाता है, 1/n बटा भी -1 ये यू के जगह पर भी डैश होगा, बराबर 1/n-1/r2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर n का मान अगर बट्टा में दिखाई दे रहा है तो इसको लिख दें, यहाँ पर दोनों पक्षों में n से गुणा कर लिया जाए। दोनों पक्षों में कितना से, n से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, अब यहाँ दोनों पक्षों में n से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब n से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा,
तो n से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद n से इसमें गुणा होगा, n से इसमें गुणा होगा, n से इसमें गुणा होगा, n से इसमें गुणा होगा। तो या जो है चारों पदों में ऊपर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर जो है सब में जो है n से हम गुणा करने चल रहे हैं। और गुणा करने के बाद से समीकरण जो एक बना है उस समीकरण को जो गुणा करने के बाद जो समीकरण बनेगा उस समीकरण को दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो लेंस मेकर का सूत्र तैयार हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले काम करेंगे, गुणा कर लें पहले। तो अब यहाँ पे गुणा करेंगे, n बटा n हो जाएगा बटा v माइनस n बटा v डैश हो जाएगा बराबर, अब यहाँ पे क्या था 1 बटा n था तो n बटा n हो जाएगा माइनस n जो है बटा क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। दोनों पक्षों में किससे गुणा कर लिए, n से गुणा कर लिए। जब n से गुणा करेंगे n से n कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा v माइनस n बटा v का डैश बराबर, और यहाँ n से n कट जाएगा तो 1 माइनस n बटा यह हो जाएगा r2 और बन जाएगा समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर समीकरण दोनों को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर अब दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 में अपने कॉपी में अगर नोट किए होंगे तो देख लीजिएगा। समीकरण 1 क्या था, n बटा v डैश था और क्या था माइनस 1 बटा u, ये समीकरण नंबर 1 है। और ये समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर 1 बटा v माइनस n बटा v डैश हो जाएगा। यहाँ से लेकर समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। और समीकरण 1 में क्या था, बराबर के उधर क्या था n माइनस 1 बटा r1 था, और समीकरण 2 में क्या है 1 माइनस n बटा क्या है r2 है। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब दोनों का यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जो कटने वाला जो रहेगा काट देंगे, या दोनों सेम में कट जाएगा, प्लस माइनस है कट गया। कटने के बाद बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर, अब इसमें से कॉमन तो ले सकते हैं n माइनस 1, लेकिन यहाँ n माइनस 1 नहीं है, मतलब इसको सीधा करेंगे। तो सीधा कैसे होगा, n माइनस 1 बटा क्या बनेगा, यह r1 माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या बनेगा n माइनस 1 बटा क्या बन जाएगा, यह r2 हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन कर लिया गया है तो n माइनस 1 n माइनस 1। अब दोनों में से n माइनस 1 को कॉमन कर लीजिए, 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर, इसमें से n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सूत्र है, ये लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र आप लोग पढ़े हैं 1 बटा यह बराबर क्या होता है, तो 1 बटा यह बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। तो यह पूरा सूत्र किसका है, तो कहेंगे यह सूत्र लेंस का सूत्र हो गया। और यह सूत्र किसका बनेगा, 1 बटा यह का, 1 बटा यह बराबर क्या होता है 1 बटा v माइनस 1 बटा u होता है। और n माइनस 1 हो जाएगा कोष्टक में 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 हो जाएगा। और यही क्या बन जाएगा, लेंस मेकर का यह जो है सूत्र बन गया। 1 बटा f कहाँ से आ गया, क्योंकि 1 बटा v माइनस 1 बटा u किसका सूत्र है, लेंस का सूत्र होता है। और लेंस का सूत्र में क्या होता है 1 बटा f बराबर n माइनस 1 कोष्टक में 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। यही लेंस मेकर का क्या बनेगा, फार्मूला बन गया। तो उम्मीद करते हैं ये सूत्र का निगमन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और प्रश्न दिया गया है, लेंस पदार्थ के अपवर्तनांक तथा वक्र पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं का लेंस के फोकस दूरी पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। यहाँ तक तो सूत्र का निगमन हो गया। अब लेंस पदार्थ का अपवर्तनांक और वक्र पृष्ठ के जो त्रिज्याएं हैं वह फोकस दूरी पर क्या प्रभाव डालते हैं उल्लेख करना है। तो यहाँ पर जो है आपको 2 लाइन आपको लिख लेना है कि अगर अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो फोकस दूरी का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ अपवर्तनांक का प्रभाव लिखना है तो लिखेंगे यहाँ पर, यदि यहाँ पहला लिख सकते हैं कि यदि अपवर्तनांक बढ़ता है, अपवर्तनांक का मान जब बढ़ेगा, अपवर्तनांक का मान बढ़ने पर फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो फोकस दूरी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
पहला बात हो गया। दूसरा बात इसमें बताया गया है कि अगर वक्रता त्रिज्या का मान अगर बढ़ जाए तो फोकस दूरी का मान क्या होगा। तो कहेंगे यहाँ पर दूसरा बात लिखेंगे कि यदि वक्रता त्रिज्या का मान अगर बढ़ जाए, बढ़ने पर फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो यह क्वेश्चन जो है अब कंप्लीट हो गया। इसमें प्रश्न क्या था, लेंस मेकर का सूत्र का निगमन कीजिए। लेंस मेकर का सूत्र का निगमन हुआ है और अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा फोकस दूरी के अनुसार। तो जब अपवर्तनांक का मान बढ़ने पर फोकस दूरी का मान क्या होता है, कम होता है, और वक्रता त्रिज्या का मान बढ़ने पर फोकस दूरी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। वक्रता बढ़ेगा, फोकस दूरी का मान बढ़ेगा। तो समझ में आ गया होगा, ये दो प्रभाव जो है आपको उल्लेख करना था तो उल्लेख हो गया। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, वैद्युत परिपथी संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ का यहाँ नियम लिखना है। दिए गए संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में बिंदु B एवं D पर विभव तथा धारा I1 एवं I2 का मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है किरचॉफ का नियम को बताना है और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इस परिपथ की सहायता से न्यूमेरिकल हल करना है, I1 और I2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किरचॉफ का नियम लिखना है। किरचॉफ के कितने नियम हैं और नियम लिखने के बाद इस न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। अब पहले उनके नियम के बारे में बताना है। तो लिखेंगे किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब किरचॉफ के नियम की सहायता से जटिल कोई भी परिपथ है उस परिपथ के अंदर धारा वितरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इनके नियम जो है किस पर आधारित होता है, तो आवेश संरक्षण का नियम पर आधारित होता है, और दूसरा जो होता है ऊर्जा संरक्षक के नियम पर आधारित होता है। आवेश संरक्षक के नियम ऊर्जा संरक्षक के नियम पर आधारित होता है। और किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है इसी में छिपा हुआ है। धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य हो जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। तो कैसे लिखेंगे, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। यहाँ किरचॉफ के नियम को बताना है तो किरचॉफ ने 2 नियम बनाए थे, एक प्रथम नियम एक द्वितीय नियम। तो यह द्वितीय प्रथम नियम जब बोलेंगे तो धारा का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य के बराबर हो, यह किरचॉफ का क्या है, प्रथम नियम कहलाता है। तो किरचॉफ का नियम जो है आप लोग प्रथम नियम समझ गए होंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। अब इस किरचॉफ का द्वितीय नियम समझते हैं। अब किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, अब इसी नियम में छिपा है धारा है, प्रतिरोध है और यह बीजगणितीय योग, इसको सिग्मा को बीजगणितीय योग बोलते हैं। सिग्मा आई बराबर क्या था, उसमें 0 था, तो सिग्मा आई बराबर 0 था, तो सिग्मा आई के सिग्मा का नाम क्या है, बीजगणितीय योग इसको कहेंगे। अब यह धारा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, यह वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के क्या है, बराबर होता है। इसी को लिख देंगे, द्वितीय नियम आपको समाप्त हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, ये धारा हो गया, धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, बीच में गुणा है, गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का बीजगणितीय योग शून्य हो जाए, किरचॉफ का प्रथम नियम। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, धारा प्रतिरोध के गुणनफल, धारा प्रतिरोध के गुणनफल का यह बीजगणितीय योग, और यह क्या है, वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम को जो है परिभाषा ऊपर ये लिखा गया है, और इसी यह जो परिभाषा इसी सूत्र से परिभाषा ऊपर लिखा गया है। तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि परिभाषा कहां से लिखा गया, इसी में परिभाषा छिपा है। धारा प्रतिरोध के गुणनफल ये बीजगणितीय योग से यह क्या है, वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसमें एक प्रश्न जो दिया गया था, तो इसमें एक और प्रश्न दिया गया है, दिए गए संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में बिंदु B एवं D पर विभव
विभव तथा धारा I1 एवं I2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक परिपथ दिया गया है और इस परिपथ में जो है I1 का मान और I2 का मान ज्ञात करना है और B और D पर जो है विभव की गणना करना है। तो कैसे इसको हल किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको समझाया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको समझिएगा कैसे इसको हल किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो परिपथ दिखाई दे रहा है, यह 2 ओम और ये 4 ओम, ऊपर वाला जो परिपथ देख रहे हैं 2 ओम 4 ओम, यह जो है श्रेणी क्रम है। यहाँ पर ए बिंदु और सी बिंदु की बात कर रहे हैं, 2 और 4 जो मिलाया जाएगा तो श्रेणी क्रम है। अब श्रेणी क्रम में पहले यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो 2 ओम है, 2 ओम और 4 ओम, ठीक ना, 2 ओम कामा लिख करके लिखेंगे यहाँ पर 4 ओम किस क्रम में है, तो कहेंगे यहाँ पर श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का जो है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में अगर है तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लागू करेंगे, तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध सूत्र हो जाएगा R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर R बराबर का इसको R डैश मान लेंगे, R डैश बराबर R1 प्लस R2, तो इसको R1 कहेंगे और इसको R2 कहेंगे। तो कितना मान हो जाएगा, R डैश बराबर R1 का मान 2 हो गया और R2 का मान यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 2 मिल करके क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 6 ओम हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो परिपथ दिखाई दिया है यहाँ पर 6 ओम कैसे हुआ, ये 2 ओम और ये 4 ओम, तो यहाँ से यहाँ तक जो है श्रेणी क्रम में था तो श्रेणी क्रम में हल हो गया। अब नीचे देखेंगे यहाँ पर 3 ओम 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम ये भी जो है नीचे देखेंगे तो ये भी श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ओम, क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 ओम और 3 ओम तथा 6 ओम किस क्रम में है, तो यहाँ नीचे जो लगा हुआ है 3 ओम और ये 6 ओम ये भी श्रेणी क्रम में लगा हुआ, ऊपर श्रेणी क्रम नीचे भी श्रेणी क्रम। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो अब यहाँ पर भी तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लागू करेंगे, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा R यहाँ डबल डैश हो जाएगा और यहाँ बनेगा R1 प्लस R2। अब यहाँ पे बन जाएगा R डबल डैश बराबर, यह R1 मान लेंगे इसको R2 मान लेंगे, तो क्या बनेगा 3 प्लस 6, R डबल डैश बराबर 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 ओम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो यहाँ पर R डैश जो निकला है और R डबल डैश निकला है, मतलब यह जो ऊपर वाला प्रतिरोध जो निकला था यह आया है 6 ओम और नीचे आया है 9 ओम। तो 6 ओम और 9 ओम ऊपर नीचे हो जा रहा है, जब ऊपर नीचे हो जाएगा तो वह हो जाएगा समांतर क्रम। कौन क्रम होगा, समांतर क्रम। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये श्रेणी और यहाँ से लेकर के ये श्रेणी, अगर दोनों को मिलाया जाएगा तो ऊपर 6 ओम और नीचे 9 ओम यह दोनों मिलेगा तो समांतर क्रम हो जाएगा। तो अब अगला लाइन क्या लिखेंगे, जो ऊपर 6 ओम निकला था वह मान और जो 9 ओम निकला ये दोनों मिलेगा तो समांतर क्रम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ओम जो R डैश निकला था 6 ओम और 9 ओम जो निकला है, अब यह जो दोनों समांतर क्रम बन जाएंगे। जब समांतर क्रम बन जाएंगे तो समांतर क्रम का सूत्र क्या है, अब यहाँ समांतर क्रम का सूत्र लागू करेंगे, समांतर क्रम में है तो यहाँ सूत्र क्या बनेगा 1/R जो डबल डैश था अब यहाँ ट्रिपल डैश हो जाएगा बराबर। अब यहाँ सूत्र क्या बनेगा 1/R1 हो जाएगा प्लस 1/R2 हो जाएगा समांतर क्रम के लिए। तो 1/R जो है ट्रिपल डैश बराबर R1 6 R2 9, तो क्या बनेगा 1/6 और 1 क्या बनेगा 9। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो यहाँ पे इसका हर बराबर करेंगे तो 1/R ट्रिपल डैश बराबर, अगर 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 18 हो जाएगा। कितना होगा 18, 6 3 18 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया गया, 1/R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 3 2 मिल करके क्या बनेगा 5 बटा क्या हो जाएगा 18। अब इसका उल्टा कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा 8 ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा 18/5 हो जाएगा और 5 से 18 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 3.6 ओम। 3.6 पूरे परिपथ में अगर देखा जाए, ऊपर वाले पूरे परिपथ की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा परिपथ में पूरे ओम कितना है 3.6 ओम जो है परिपथ में है। एक बार रिवीजन कर देते हैं, 2 और 4 ये 2 4 श्रेणी क्रम था, 3 6 जो श्रेणी क्रम था, तो इसको श्रेणी क्रम इसको श्रेणी क्रम पहले हल करेंगे और दोनों जब मिलाएंगे तो समांतर क्रम ऊपर नीचे हो जाएगा समांतर क्रम। समांतर क्रम में 3.6 ओम आ गया। नीचे देखेंगे 0.4 ओम, देखिए यहाँ परिपथ में 0.4 ओम है
तो ये पूरा 3.6 ओम और ये 0.4 ओम, इसको जब मिलाएंगे तो पुनः क्या बन जाएगा, ये श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पूरे परिपथ में कितना आया था, तो 3.6 ओम। तो लिखेंगे यहाँ पर 3.6 ओम जो आया था वह मान, और नीचे जो परिपथ में 0.4 ओम है तो इसको लिखेंगे तथा 0.4 ओम। अब ये मिलेगा तो कौन सा क्रम बनेगा, तो कहेंगे यहाँ पर श्रेणी क्रम बन जाएगा, पुनः श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो अब यहाँ श्रेणी क्रम का सूत्र लागू कर दिया जाएगा। तो श्रेणी क्रम का आर या फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि 3 हो चुका था, यहाँ का बनेगा R1 + R2 हो जाएगा। अब R यहाँ 4 हो जाएगा बराबर R1 क्या है 3.6 है, और R2 कितना है 0.4 है। अब यहाँ R4 बराबर क्या बन जाएगा, तो 3.6 में 0.4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। पूरे परिपथ में 4 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पर पूरे परिपथ की बात कर रहे हैं, 4 ओम जो है प्रतिरोध इसमें है। कैसे हल किया गया एक बार समझ लेते हैं। 2 4 श्रेणी, 3 6 श्रेणी, और दोनों मिला है तो समांतर क्रम। और समांतर क्रम हल करने के बाद से 0.4 को लेकर के श्रेणी क्रम में, तो टोटल हमारे परिपथ में 4 ओम परिपथ में जो है आपका प्रतिरोध है। अब इसमें यहाँ पर धारा की गणना करना है, और यहाँ पे पहले यह जो बंद बॉक्स देख रहे हैं, यह जो सेल लगा है, पहले इसमें धारा की गणना कर ले, कितना धारा है। यहाँ से जो परिपथ बना है नीचे, इसमें धारा की गणना करेंगे। तो आगे जब बढ़ेंगे तो आपको याद रखना है, आर जो है पूरा मान 4 ओम परिपथ में आया हुआ है। अब यहाँ पर जो बैटरी लगा हुआ है, अब बैटरी में पहले यहाँ पर निकाले धारा की गणना करेंगे। तो लिखेंगे बैटरी से ली जाने वाली धारा। यहाँ पर पूरा प्रतिरोध 4 ओम तो आया था, अब यहाँ लिखेंगे बैटरी से ली जाने वाली धारा कैसे निकालेंगे, तो सूत्र क्या होता है धारा का, I बराबर होता है V/R होता है। यह ओम के नियम से क्या होता है, V बटा क्या होगा R हो जाएगा। लेकिन R कौन सा लेंगे, जो चौथा प्रतिरोध निकला था वो लेंगे, यहाँ पर चौथा प्रतिरोध वाला। तो अब यहाँ I बराबर हो जाएगा। अब इसमें वोल्टेज देखिए कितना दिया, बैटरी में 6 वोल्ट दिया है। कितना दिया है 6 वोल्ट। यहाँ पर तो लिखेंगे V का मान 6 हो जाएगा, और R जो है यहाँ चौथा जो प्रतिरोध आया था तो टोटल 4 आया था, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ मान भर देंगे, I बराबर जो है 6 में 4 से भाग करेंगे तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा। तो बैटरी में कितना धारा है, तो 1.5 एम्पियर की धारा है। अब ये धारा 1.5 एम्पियर की जब धारा इसमें से प्रवाह हुआ तो ये I1 और I2 पूरा दोनों को मिलाएंगे, I1 + I2 मिलाएंगे तो कितने के बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर I1 + अगर I2 देखा जाए तो पूरा धारा 1.5 एम्पियर का होगा। पूरा धारा कितना है 1.5 एम्पियर बन जाएगा, और ये बनेगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो I1 + I2 बराबर 1.5 क्यों आया 1.5, क्योंकि इस परिपथ सेल से जो धारा निकला है तो ये पूरे परिपथ में 1.5 एम्पियर धारा गया है, जिसमें I1 और I2 मिलेगा तो 1.5 एम्पियर की धारा होगा। अगर यहाँ पर किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाए, मतलब बाइस्टोन सेट में किरचॉफ का नियम लागू किया जाए, तो ए और सी के बीच का अगर विभवांतर निकाले तो लिखेंगे यहाँ पर ए तथा सी का विभवांतर। तो विभवांतर जब निकालेंगे तो ओम के नियम से अगर विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर होता है IR होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे A और C की बात कर रहे हैं तो A और C से हम ऊपर देखेंगे 2 और 4, तो 2 और 4 मिलेगा क्या हो जाएगा 6 प्रतिरोध हो गया यहाँ पर 6। और धारा का मान इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ 2 और 4 में मिलाया गया धारा I1 है, इसने लिखें 6 I1 हो जाएगा बराबर। और नीचे यहाँ देखेंगे 3 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, तो क्या बनेगा यहाँ पर 9, यह बनेगा I2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें I2 है, इन दोनों में I2 ऊपर वाला में क्या है I1 है। एक बार देख लेंगे 2 और 4 मिलेगा तो क्या होगा 6 I1 हो गया, और यहाँ पर यह 3 और 6 जोड़ेंगे यह I2 के साथ है, ठीक ना। तो यह किसके नियम से निकाले हैं, ए और सी के बीच का क्या निकाले हैं विभवांतर। और यहाँ सूत्र लिखेंगे, विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर क्या होता है IR होता है। इसी सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो यह I1 हो जाएगा और यह R का मान होगा, क्योंकि इसमें 2 परिपथ है ए और सी में 2 और 4 6, और इसमें 3 और 6 तो मिल के 9। अब यहाँ पे इसको 9 6 को नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा I1 बराबर हो जाएगा 9I2 बटा, और नीचे जाएगा यहाँ पर 6, और यहाँ लिखेंगे I1 बराबर हो जाएगा, अगर इसको काट दिया जाए 3 से काट दें तो 3 से कटेगा 3 3 9, 3I2 बटा, और नीचे हो जाएगा 2, 3 से काटे हैं तो 3 3 9, 3 2 6, तो यहाँ आ गया 3/2। अब 3/2 I2 आ गया।
अब इसको समीकरण नंबर जो है 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये I1 का मान यहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे I1 के जगह पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, I1 का जो मान निकला है, I1 का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख करके इसको हल करेंगे। अब तो समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे I1 के जगह पर, तो I1 का क्या है लिखेंगे यहाँ पर, I1 प्लस I2 बराबर क्या था, तो I1 प्लस I2 बराबर 1.5 था, 1.5 था। अब I1 को हटा दीजिए, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 3/2 I2 हो जाएगा, प्लस या बगल में I2 हो गया बराबर 1.5। अब 2 में गुणा करेंगे इसमें, तो 2 में जब गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, 3I2 प्लस 2I2 बटा पूरे का बटा 2 हो जाएगा बराबर 1.5 हो जाएगा। 3 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 मिलके 5, 5I2 बराबर बट्टा में हो जाएगा, 2 को उधर भेज देंगे, 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब I2 बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 3/5 हो जाएगा। अब I2 का मान 3/5 आ गया। अगर इसमें से भाग दिया जाए तो I2 का मान कितना आ जाएगा, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 में 5 का भाग करेंगे, 5 से 3 में भाग करेंगे तो 5 छक्के 30, 0.6 एम्पियर I2 का मान निकल गया। क्योंकि इसमें I1 I2 का मान निकालना था, तो यहाँ I2 का मान क्या आ गया, 0.6 एम्पियर आ गया। अगर ये I2 का मान समीकरण 1 में भर दिया जाए या 2 में भर दिया जाए तो यह I1 का मान निकल जाएगा। तो कैसे यहाँ पे हल किया गया है, यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। ए और सी के बीच का विभवांतर यहाँ, तो 6 कहाँ से आया, 9 कहाँ से आया, एक बार देख लेते हैं। 6 कहाँ से आया, 9 कहाँ से आया, यह 4 और 2 मिलकर के 6 हुआ है, और 3 और 6 मिलकर के 9 हुआ। इसमें I1 धारा है, इसमें I2 धारा है। तो यहाँ किरचॉफ का नियम लागू किया गया है, और लागू करके जो है यहाँ पर 6 को नीचे भेज दिया गया। I1 का मान निकला है, I1 का मान निकाल करके इसमें भरे हैं, तो I2 का मान निकला है। अब I2 वाला मान यहीं पर रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर I1 का मान जो निकला है, I2 का मान जो निकला है, I2 का मान जो निकाले हैं वह समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर I1 बराबर हो गया 3I2/6 था, ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ लिखेंगे I1 बराबर 3 उतर जाएगा, और I2 का मान 0.6 है, तो 0.6। अब बटा क्या हो जाएगा, बटा में यहाँ पर 2 है, बटा में 2 है, बटा में यह 2 हो जाएगा। अब यह 2 से जो है, अब 2 से 6 को काट दिया जाएगा, 2 3 6, तो अब हो जाएगा I1 बराबर हो जाएगा 0.3 हो गया, 3 3 9, 0.9 एम्पियर आ जाएगा। तो I1 का मान और I2 का मान कैसे निकाला गया है आप सभी लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। कैसे इसको हल किया गया, यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 बनाया गया, और दोनों समीकरण को हल किया गया है। तो I1 का मान 0.6, I2 का मान 0.6 एम्पियर, और I1 का मान 0.9 एम्पियर आया हुआ है। अब इस परिपथ में जो है विभवांतर की गणना करना है, तो विभवांतर की गणना कैसे करेंगे, अब विभवांतर के बारे में भी आप समझ लेते हैं। अब यहाँ पर B बिंदु पर जो है विभवांतर की गणना करना है, तो पहले यहाँ B से C के बीच का अगर विभवांतर निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर B बिंदु पर, या B से C के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो लिखेंगे B बिंदु पर विभवांतर। तो B बिंदु पर अगर विभवांतर निकालना है तो विभवांतर का जो सूत्र होता है, विभवांतर बराबर सूत्र होता है धारा गुणे प्रतिरोध होता है, धारा गुणे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब इसमें धारा कितना है और प्रतिरोध कितना है, तो यहाँ पर धारा देखेंगे तो यह I1 है, अब प्रतिरोध 4 है। तो I1 का मान निकाला गया है कि I1 का मान कितना निकला है, अभी को निकाला गया है, तो 0.9 जो है I1 का मान निकला था, तो यहाँ लिखेंगे 0.9, और प्रतिरोध क्या था, 4 है। एक बार ध्यान देंगे यहाँ पर I1 का मान और ये 4, तो 4 में 9 का गुणा करेंगे, 4 9 36, 3.6 वोल्ट हो जाएगा, 3.6 वोल्ट हो गया। B बिंदु पर जो है विभवांतर निकल गया। अब D बिंदु पर निकालना है, D बिंदु पर विभवांतर, तो लिखेंगे यहाँ पर D बिंदु पर विभवांतर। तो D बिंदु पर अगर विभवांतर निकालेंगे तो पुनः विभवांतर का सूत्र वही लिखेंगे, विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर सूत्र हो जाएगा धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। अब धारा इसमें देखिए यहाँ पर धारा I2 है, प्रतिरोध 6 है, तो I2 का मान क्या आया था 0.6 और गुणे 6 हो जाएगा, तो 6 6 36,
3.6 और 3.6 वोल्ट हो जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो यह परिपथ के क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो बी बिंदु पे विभवांतर क्या है और डी बिंदु पर विभवांतर क्या है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम को लिखना है और एक जो है सूत्र का निगमन करना है कि यहाँ पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम, केवल यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, इनका सूत्र का निगमन नहीं करना है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इनका जो सूत्र बना है, अब सूत्र को लिखने के बाद एक सूत्र का डेरिवेशन करना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे बायो-सेवर्ट का नियम, और बायो-सेवर्ट का सूत्र क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे, बी बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है आई हो गया डेल एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। यह किनका सूत्र है, तो यह बायो-सेवर्ट का सूत्र है। बायो-सेवर्ट का सूत्र क्या है, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब इसमें आई का नाम क्या है, तो लिखेंगे आई का नाम धारा है। आई का नाम क्या है, धारा, वैद्युत धारा कह सकते हैं। डेल एल का नाम क्या है, तो डेल एल का नाम है अल्पांश लंबाई। अल्पांश मतलब छोटा सा लंबाई, तो अल्पांश लंबाई है। और जो है इसमें आर का नाम क्या है, तो आर का नाम क्या है, चालक के बीच की दूरी है। तो देखें यहाँ पर चालक के बीच दूरी है, बीच दूरी आर का नाम हो जाएगा। तो आई का नाम क्या है, धारा, डेल एल का नाम अल्पांश लंबाई, आर का नाम क्या है, चालक के बीच दूरी है। अब इसमें एक प्रश्न और दिया गया है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अनंत लंबाई के जो धारावाही चालक है उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन करना है। तो अब यहाँ पर डेरिवेशन करके जो है आपको दिखाया जाएगा, एक एक लाइन अच्छे से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो एक चालक है जो अनंत लंबाई का है, इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है, और कितनी दूरी पर है, तो कहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर दूरी पर है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो लिखेंगे माना अनंत लंबाई तार में बहने वाली धारा क्या है, आई है, और अनंत दूरी जो है आर है, चुंबकीय क्षेत्र जो है बी है। तो तब यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के, चालक में बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है, बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है, धारा के अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। अब इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है। अब यहाँ लिखेंगे बी अनकर्मानुपाती आई हो जाएगा, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अगला जो समीकरण बनेगा, अब लिखेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान चालक के बीच की दूरी के, चालक के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, समीकरण 1 ऊपर हो गया, समीकरण 2 नीचे हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान
चालक के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ बटा में रहेगा तो इसका नाम जो है, ये चिन्ह का नाम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहाँ बटा में है इसलिए इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ बटा में नहीं है इसलिए इसका नाम अनकर्मानुपाती है। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 समीकरण 2 जो बना समझ में आ गया होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 को जो है संयुक्त करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करेंगे, समीकरण 2 को संयुक्त करने पर। अब जब संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर संयुक्त करने पर। तो संयुक्त करेंगे तो b और b मिल करके क्या बन जाएगा, b हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, ऊपर i नीचे r, तो i बटा r हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर b हो गया, चिन्ह हो जाएगा, i बटा r हो जाएगा। आज जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो b बराबर क्या बनेगा, k i बटा r हो जाएगा। और लिखेंगे यहाँ पर जहाँ k एक कौन सी है, तो कि जहाँ k एक नियतांक है, जहाँ k कौन सी है, नियतांक है। और नियतांक का मान इसमें कितना रखाएगा, तो यहाँ k का मान जो रखाएगा, k बराबर याद रखेंगे, इसमें k के जगह पे क्या होता है, μ0/2 होता है। तो अब यहाँ पर k को हटा देंगे तो क्या बनेगा, b बराबर μ0/2 और ये बन जाएगा i बटा r। यह जो सूत्र बना अनंत लंबाई के जो है चालक द्वारा उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आ गया, b बराबर μ0/2 i बटा r। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को संयुक्त करके यह जो है निगमन किया गया। तो निगमन बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह निगमन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है श्रेणी बंध LCR अनुनादी परिपथ की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ श्रेणी क्रम में जो है LCR जुड़ा है। क्या है यहाँ पर, श्रेणी क्रम में जब LCR जुड़ा होता है तो क्या बनता है, यहाँ पर जो है सूत्र का डेरिवेशन करना है। तो यहाँ सबसे पहले परिपथ में जो है यहाँ पर L जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यह जो है L हो गया और यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ पर जो है R हो गया। तो यहाँ पर LCR जो है किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ पर अनुनादी परिपथ की व्याख्या करना है। तो यहाँ अनुनादी परिपथ की जब व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले एक परिपथ तैयार करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यह हो जाएगा L और यह हो जाएगा C और यह हो जाएगा R। अब LCR परिपथ हो गया। अगर इसमें परिणामी वोल्टेज निकालेंगे तो याद रखेंगे इसका परिणामी जब भी वोल्टेज निकाला जाता है तो यहाँ पर यह वाला जो मान होता है, नीचे वाला जो मान होता है, यह प्रतिरोध R के लिए वोल्टेज होता है। और यहाँ से जो है यहाँ तक के जो वोल्टेज होता है, ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज होता है ऊपर, तो यह VL माइनस VC होता है। L में से C घट जाता है और यह जो होता है परिणामी वोल्टेज V हो जाता है और इसके बीच का कोण जो है फाई बन जाता है। तो यहाँ से समझेंगे यह जो है नीचे वाला R है, ऊपर वाला L में से C घटा रहता है, ऊपर परिणामी वोल्टेज होता है और ये कलांतर फाई होता है। अगर यहाँ पर LCR परिपथ की बात करते हैं, अनुनादी परिपथ की अगर व्याख्या किया जाता है तो सबसे पहले इसमें जो है परिणामी वोल्टेज की गणना करते हैं। और परिणामी वोल्टेज कैसे गणना करेंगे, तो यहाँ पर इस त्रिभुज का नाम लिख देंगे A और यहाँ लिखेंगे B और यहाँ पे लिखेंगे C। अब यहाँ पर ABC लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या बताया गया है, अनुनादी परिपथ। तो पहले अनुनादी परिपथ की पहले परिभाषा लिख लिया जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वे अनुनादी परिपथ, जिसमें प्रेरक तत्व जो है L है, प्रेरक तत्व L और यहाँ लिखेंगे धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो इस प्रकार
प्रकार के क्रम को श्रेणी अनुनादी कहते हैं। इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं? श्रेणी अनुनादी कहते हैं। अब इसमें परिणामी वोल्टेज निकालेंगे। अब परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए कौन सा काम करेंगे? तो यहाँ पर जो त्रिभुज लिखा है, अभी त्रिभुज का नाम क्या है? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में अगर हम चलते हैं और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू किया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यह जो है पाइथागोरस प्रमेय है। अब चित्र में जो देखेंगे कर्ण कितना है, तो चित्र में कर्ण कितना दिखाई दे रहा है? तो भी है। तो यहाँ पर भी बराबर लिखेंगे, परिणामी वोल्टेज हो जाएगा और यहाँ नीचे लिखेंगे कर्ण के जगह पर अब हो जाएगा परिणामी वोल्टेज, इसको कहा जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर परिणामी वोल्टेज और परिणामी वोल्टेज भी बराबर लिखेंगे यहाँ पर परिणामी वोल्टेज भी बराबर अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ कर्ण, अब यहाँ लंब कितना है? तो लंब कितना हो जाएगा? लंब चित्र में देखेंगे लंब कितना है तो लिखेंगे VL माइनस VC का यह वर्ग हो जाएगा प्लस और आधार कितना है? तो VR का वर्ग हो जाएगा। तो यह लंब का हो जाए, लंब का वर्ग हो गया और यह आधार का वर्ग हो गया और यह कर्ण भी है। अब यहाँ पर वोल्टेज का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे यहाँ पर वोल्टेज बराबर सूत्र होता है, वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध होता है। धारा गुणे क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध कहा जाता है। और यहाँ पर वोल्टेज जो होता है, अगर VL के लिए वोल्टेज निकालेंगे तो क्या बनेगा? VC के लिए वोल्टेज निकालेंगे तो क्या बनेगा? VR के लिए वोल्टेज क्या बनेगा? तो VL के लिए अगर वोल्टेज निकालेंगे तो I धारा हो गया और XL प्रतिरोध हो जाएगा, IXC हो जाएगा और यहाँ IR हो जाएगा। देखिए XL ये प्रतिरोध का काम करेगा, L के लिए XL, C के लिए XC और R के लिए R ही प्रयोग करते हैं। अब इसमें मान को भरेंगे तो क्या बनेगा? V बराबर अंडर रूट हो जाएगा और VL, अब ये VL हट जाएगा, VL की जब क्या लिखेंगे IXL माइनस IXC क्या क्या बन जाएगा? वर्ग हो जाएगा प्लस और यहाँ VR के जब क्या लिखेंगे IR का वर्ग हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, V बराबर अंडर रूट हो जाएगा। अब इसमें से कामन लेंगे, इसमें से I को क्या करेंगे? कामन ले लेंगे। अब I कामन जब लेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो I स्क्वायर बाहर हो जाएगा, XL माइनस XC का वर्ग हो जाएगा प्लस और यहाँ पर I का वर्ग हो जाएगा, R का वर्ग हो जाएगा। इसमें जब I कामन लेंगे तो स्क्वायर लगा है तो बाहर जब आएगा तो I स्क्वायर लग जाएगा। अब दोनों में I स्क्वायर कामन ले लीजिए तो V बराबर अंडर रूट हो जाएगा। अब दोनों में से अगर I स्क्वायर कामन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? XL माइनस XC का होल वर्ग बन जाएगा प्लस R का वर्ग बन जाएगा। वर्ग से कर्ण इसका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो V बराबर क्या बनेगा? I हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा XL माइनस XC का होल वर्ग प्लस R का वर्ग बन जाएगा। अब I को नीचे भेज देंगे तो I नीचे जाएगा तो V बटा I बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे XL माइनस XC का वर्ग हो जाएगा प्लस R का वर्ग हो जाएगा। अब V बटा I किसका सूत्र होता है? तो ये V बटा I Z का सूत्र होता है और Z का नाम क्या होता है? प्रतिबाधा इसको कहा जाता है। और यहाँ लिखेंगे अंडर रूट हो जाएगा। अब क्या बनेगा? यहाँ पर XL माइनस XC का वर्ग बन जाएगा प्लस R का वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर परिणामी वोल्टेज के सहायता से जो है Z का मान निकाला गया। तो LCR परिपथ में जो है यह प्रतिबाधा का मान निकल चुका और इसका व्याख्या हो गया। तो LCR में अनुनादी परिपथ की व्याख्या किया गया और यहाँ पर जो है प्रतिबाधा का मान निकाला गया। तो उम्मीद करते हैं यह जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।